नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नया सत्र शुरू होगा, क्या नए प्रयोग सरकार करने जा रही है स्कूली शिक्षा में? देखिए, NEP 2020 प्रदेश में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने काफ़ी कुछ उसमें काम प्रारंभ कर दिया है और इसलिए नए सत्र से हम जो हमारी बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको हमने लागू करने जा रहे हैं। उस के मान से किताबें बनना, खेल खेल में शिक्षा देने का पूरा ड्राफ्ट बनना, ये सब मध्य प्रदेश में चल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में हमको मध्य प्रदेश को 6 हमारी जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको भी बच्चों को पढ़ाने का हम करने जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा उसके आधार पर होना, उसमें मध्य प्रदेश में काफ़ी काम प्रारंभ कर दिया है। हमने पिछले सत्र में भी कुछ परिवर्तन किए थे, कुछ इस सत्र में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, कुछ अगले सत्र में परिवर्तन होने वाले हैं। परीक्षा का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। उसमें हमने पेपर की पद्धति को बदला है जो इसी साल से लागू कर दी गई है। आने वाले समय में जो शिक्षा में अदर एक्टिविटीज़ है, NCC है, खेल है, हम उनको भी वेटेज दे करके, जो खेल के क्षेत्र में अच्छा है, कोई आर्ट के क्षेत्र में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, उन बच्चों को भी एक प्रकार से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और जैसा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि वर्ष भर की स्कूल की जो अदर एक्टिविटीज़ है बच्चों का, उसका एक बैंक जैसा बन जाए और जब उसका परीक्षा परिणाम हम घोषित करें तो उस समय उसको एक प्रकार से उसका लाभ मिल जाए। यानी बच्चे ये नहीं सोचे कि मैं खेल में अच्छा हूँ लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। उनको दोनों चीज़ों का आकलन करना, उसको हमने समग्र मूल्यांकन के आधार पर काम प्रारंभ किया है और एक बड़ा होगा। अगले साल से हम ये भी बड़ा काम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं कि अभी तक हमारे स्कूलों में शिक्षक है लेकिन पहुँचते नहीं थे, विद्यार्थी का पंजीयन है लेकिन पहुँचते नहीं थे। इसलिए शिक्षकों की उपस्थिति भी और हम बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन तय करने जाएंगे ताकि हमारे स्कूलों में बच्चे समय पर पहुंच सके और वहाँ जो शिक्षक पदस्थ है वो भी अपनी शाला में समय पर पहुंच सके। शिक्षकों की मॉनिटरिंग होगी, मतलब शिक्षकों की मॉनिटरिंग का सिस्टम भी यहीं से हम डेवलप कर रहे हैं। वो जहाँ रहेगा वो हमारे सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा। अभी भी हमने इस साल थोड़ा प्रयोग किया है, 60% हमारा आकलन आज हो रहा है, लेकिन कुछ हमारा सिस्टम अभी पूरा डेवलप करने में टाइम लग रहा है, तो उस पर काम लगातार चल रहा है। अगले सत्र तक हम पूरा काम पूरा करके शिक्षकों पे मॉनिटरिंग होगी और हमारे विद्यार्थी की भी ऑनलाइन उपस्थिति हो जाएगी। कंट्रोल रूम बनेगा उसके लिए, मॉनिटरिंग उसके लिए यहाँ पूरा बनेगा। इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश में एक सेंटर बन रहा है, विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से। गुजरात में बन चुका है, मध्य प्रदेश में उस पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सारा सिस्टम बनेगा और उसके आधार पर हम, जैसे हमने पिछले साल 5वीं परीक्षा सरकारी स्कूलों की ली थी, इस साल हम 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड से सभी की कर रहे हैं। एक गुणवत्ता पर भी शिक्षा ध्यान देना। आने वाले समय में जो अगला सत्र होगा उस सत्र में एक व्यवस्थित पूरा बाल वाटिका का स्वरूप जो CM राइज योजना के जो विद्यालय हमने प्रारंभ किए उनमें पूरा 100% लागू करेंगे। धीरे धीरे करते करते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम इस सारे परिवर्तन को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा और नए अच्छी अधोसंरचना के साथ में हमारे स्कूल स्थापित होंगे। अभी तक पानी चूरा है, खेल का मैदान नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, केवल हमने स्कूल प्रारंभ कर दिया है। बहुत बड़ी संख्या में स्कूल हो गए हैं। इसलिए हमारे जो CM राइज योजना के जो स्कूल है, जो कुछ स्कूल इसी साल हमने जितनी कैपेसिटी में दे सकते हैं उतना इसी साल प्रारंभ कर दिया, लेकिन अगले सत्र से हम और उन स्कूलों में कैपेसिटी बढ़ाने का काम क्योंकि प्रारंभ हो गया, कुछ जगह की बिल्डिंग भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, हम उनमें एक अच्छी व्यवस्था देते हुए और उन स्कूलों को हम इस रूप में स्थापित करेंगे क्योंकि वहाँ सभी विषय के शिक्षक होंगे। कितना CM राइज स्कूल की आपने बात की, कितनी संख्या में CM राइज स्कूल लगभग बनेंगे और क्या ये जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको टक्कर दे पाएंगे? अभी हमने गत सत्र में 370 CM राइज स्कूल, जिसमें ट्राइबल के भी और शिक्षा विभाग के भी, इस वर्ष हम चाह रहे हैं कि 100 से अधिक स्कूल इस साल हम उनको फिर से करें, लेकिन टोटल मिला करके हम 9200 स्कूलों का चयन इसी साल कर देंगे और उनको फोकस करते जाएंगे
उसके पीछे हमारे दो भावना है कि एक स्कूल में पर्याप्त संसाधन है, एक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक है, सभी विषय को शिक्षक है, लेकिन पास के स्कूल में कोई कमी है तो वहाँ हम साधन शेयरिंग भी करेंगे, संसाधन शेयरिंग भी करेंगे और नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे, ताकि वहाँ के बच्चों को ये बहुत अच्छा 10-15 किलोमीटर के बीच में जो स्कूल रहेगा, ये स्कूल उन जो छोटे स्थान के जहाँ कम सुविधा है वहाँ के बच्चे भी इसको लाभ ले सकेंगे। जैसे सीएम राइज में लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ के बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का वहाँ लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि करना है कि उनको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इसमें 8 विषय के प्रैक्टिकल होने वाले। अभी तक यदि हम प्रयोगशाला की बात करते थे तो केवल सोचते थे लैब होगी कितनी, 2-3 विषय की, 4 विषय की अधिकतम, लेकिन इसमें हमने सभी विषयों की लैब बनाने का निर्णय किया है। तो जहाँ छोटे स्थान के स्कूल है वो स्कूल भी यहाँ पर लाभ ले सकेंगे। लेकिन बड़ा और विषय है कि हम इसमें जो कौशल है, यानी जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से ही प्रवेश कराए। अब 6ठी क्लास से कराए यानी 6 से 8 तक हमारे बच्चे के सामने कुछ परिचयात्मक होगा कि बच्चों के रुझान क्या, रुचि क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा हमारे पास देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के एक कल्पना के अनुसार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको सम्मिलित किया गया है। तो 6 से 8 साल तक के बच्चे को जैसे उसका हुनर समझना है तो किसी के सामने पेंटिंग का सामान रख दिया तो उसकी रुचि मालूम पड़ेगी। किसी के सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खोल के पटक दिया तो बच्चा कहाँ भागेगा, किसी के पास मोबाइल पटक दिया तो मोबाइल पर फिर दूसरे तीसरे दिन 4-5 दिन बाद बच्चे की रुचि समझ में आ जाती है। बच्चों के साथ एक प्रकार से एक रूप हो जाए कि बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने वाले शिक्षक बन जाए। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि जहाँ पर हमने हमारे शिक्षकों के लिए उनका प्रशिक्षण नीति जारी कर दी है। 50 घंटे तक हमारे शिक्षकों को साल में प्रशिक्षण लेना है, ताकि जो नया चीज़ आएगी उसको स्वीकार करते हुए बच्चों तक पहुंचाने का काम वो कर सके। एक नया प्रयोग हो रहा है मध्य प्रदेश में कि प्राइवेट स्कूलों के जो एक्सपर्ट टीचर्स है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूलों के टीचर्स प्राइवेट में जाएंगे। क्या थॉट है इसके पीछे? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे सरकार का भी सोचना है, हमारा भी ये सोचना है। मोदी जी हर बार कहते ही हैं कि ये जो देश संसाधन है ये किसी के संसाधन, ये समाज के हैं, समाज की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा कोई ITI चल रहा है और ITI के पास में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो हमारे बच्चे ITI के कैंपस में जाकर के वहाँ क्या क्या चलता है, वहाँ कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या, सीख सकते हैं। वहाँ के अनुभवी यदि शिक्षक है तो वो हमारे बच्चों को कुछ दे सकते हैं क्या। कॉलेज के पास बहुत अच्छी लैब है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में ठीक नहीं है, प्राइवेट के पास किसी के पास कम है, तो हम उसका संसाधन शेयरिंग कर सकते हैं। साथ में यदि हमको लगता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे प्रयोग किए तो उसको भी हमारे बच्चे वहाँ जाना, हमारे शिक्षक वहाँ जाना, उसको समझ करके अपन और क्या अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार की सहायता और एक प्रकार का समन्वय। क्योंकि अभी क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले सोचते हैं कि हम अलग हैं, सरकारी सोचते हैं हम अलग हैं। कुल मिला के शिक्षा का उद्देश्य समग्र है, एक जैसा है कि हम एक व्यक्ति के जीवन का समग्र विकास करेंगे, एक छात्र के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हो या सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले हो। इसलिए हमेशा जो नॉलेज शेयरिंग का काम है वो भी होना चाहिए और जो साधन है उनका भी आदान प्रदान करने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हम आगे आकर के शिक्षा विभाग इस प्रयोग को करने वाला है। नई शिक्षा नीति में 1 से 8वीं तक मुगलों का इतिहास बदला जा रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें बदली जा रही है जो गलत प्रचारित या प्रचारित की गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति अपना इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं है। एक विदेशी आक्रांता, कोई आक्रमणकारी जिस इस धरती पर लूटने आया था, उसको महान बता करके उसको जिस प्रकार से उसके गुणगान गाया गया है, भारत के लोगों में उसके कारण से हीनता की भावना आती है। और मैं समझता हूँ कि हम ईसा से 550 साल पहले जब भारत के इतिहास को देखते हैं तो ईरान से सबसे पहला लुटेरा आया हकमनी करके, उसके बाद उसका बेटा आया, तीसरा लुटेरा आया यूनान से। यूनान से आने वाला लुटेरा को भारत के इतिहासकारों ने जिस प्रकार से महिमा मंडित किया है, विश्व विजेता सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, सिकंदर महान, दुनिया को लूटा था सिकंदर ने, लेकिन भारत को सिकंदर नहीं जीत पाया था। भारत की धरती पर वो पराजित हुआ था और अंत में जब
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका मुकाबला होने वाला था, तब तो उसकी सेना में विद्रोह हो गया था। बाद में उसका सेनापति सेलूकस आया, चंद्रगुप्त से लड़ने के लिए आया। चंद्रगुप्त से इस कदर भागा था यहाँ से पराजित होकर के कि आखिरी में उसने संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम हेलना था, उससे करके और धरती पर से भगा था। ऐसा शौर्य का इतिहास भारत का रहा। उन महापुरुषों का जीवन चरित्र, जिनका श्रेष्ठ चरित्र है। हमारे भारत की मान्यताओं पर फिर से रिसर्च हो, शोध हो, और लगता है कि वैज्ञानिक आधार पर ये सारी समाज की रचना हुई थी। उनको समाज के आने वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो लोगों को अर्थतंत्र से जोड़ती थी, उनका आर्थिक उसका लोगों के लिए महत्व था। उन व्यवस्थाओं पर उस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए, और उन प्रयोगों को जो भारतीय समाज में, जिस समाज को लोगों ने गाली बकी है कि अज्ञानी लोग हैं, निरक्षर है, सपेरे हैं, उन लोगों की परंपराएं भी वैज्ञानिक आधार पर थी, हमारे समाज के लिए उपयोगी थी। देखो, एक गाली का उदाहरण देके अपनी बात आप आगे करेंगे। भारत के समाज के बारे में अंग्रेजों के कालखंड में कह दिया कि सपेरे, भारत के लोग सपेरे। आजादी के बाद भी उस इतिहास को, उसी बात को पढ़ाने का काम कर दिया, सपेरों का देश, सपेरों का देश। अब सोचिए, हिंदुस्तान के बेटे ने सिंह के दांत गिने हैं। ये भारत का सामर्थ्य था, शौर्य था। हिंदुस्तान के लोगों ने सर्प को भी बीन पर नचाया है। ये हमारी कला थी, हमारा हुनर था। उस हुनर को लोगों ने सपेरों का देश कह करके, यानी पिछड़ों का देश के करके, कम उन्नति वाला देश के करके, कम उन्नति करने वाला समाज के करके गाली बकने का काम किया। वास्तव में हमारी कला थी, और उस कला विश्व में विख्यात थी। इस प्रकार की हमारा कला के आधार पर भी देश की बात चर्चा करेंगे तो विभिन्न क्षेत्र में भारतीय समाज की सदियों से इस प्रकार की कला थी। जो हमारा हुनर था उसको पिछड़ा किया गया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब उज्जैन की धरती पर सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने गए तो 64 कलाओं का उसमें वर्णन मिलता है। वो 64 कलाओं कौन कौन की होगी? यही हम रोज आज कौशल आधारित शिक्षा की बात करते हैं, यही सारे हिस्से हैं। उसमें कुछ बातें मानवीय दृष्टिकोण की है, स्वरूप बदलता जा रहा है। स्वरूप मानवीय दृष्टिकोण की है कि भाई, यदि मनुष्य है, जन्म लिया है और किसी पे संकट आ गया और मुझे लगता है कि मुझे परीक्षा देने पहले जाना है, लेकिन कोई बीच में तड़प रहा है, तो मानवीय संवेदना भरने के लिए लोगों ने उस शिक्षा में एक उदाहरण दिया था कि पहले वहां नहीं जाओगे, पहले व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षा बाद में भी हो जाएगी, परीक्षा बार बार हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए पहले हमको दांव पे लगाना चाहिए। ये समाज की संवेदना है। ये संवेदनाएं उस समय की 64 कलाओं में समाहित की गई थी। आज भी शिक्षा में जब हम बात करेंगे तो हम सोचते, देखिए कोरोना काल का जब हम चर्चा करते हैं, कई डॉक्टर ऐसे थे जो, मैं किसी डॉक्टरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे थे जो अपना कर्म छोड़ करके तीसरी मंजिल पे जाकर बैठ गए थे, और कई डॉक्टर ऐसे थे जो अपना जीवन को दांव पे लगा करके अस्पताल ही नहीं, जहाँ कोरोना के मरीजों के इकट्ठे रखे थे, कोविड सेंटर में रखे थे, अपनी जान जोखिम में डालते हुए उनको बचाने के लिए चले गए, और बचाने के कारण से गए तो कई उसमें अपने आप को बचा नहीं पाए और दुनिया से चले गए। लेकिन इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए जान दिए। ये संवेदना शिक्षा से हम एक व्यक्ति में निर्माण कर सकते हैं, डॉक्टर में निर्माण कर सकते हैं, इंजीनियर में निर्माण कर सकते हैं, कृषक में निर्माण कर सकते हैं, व्यापारी में निर्माण कर सकते हैं। हर क्षेत्र के लोगों में ये संवेदना आना चाहिए समाज की। ये वास्तव में शिक्षा से एक मनुष्य निर्माण करने की प्रक्रिया है।
शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं, हम प्रदेश पर लौटते हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी जो आ रही है शिक्षकों की, उसमें कहा जा रहा है कि 10 साल तक गांव में सेवा देना अनिवार्य होगा। क्या इसके पीछे की सोच है, क्या बदलाव होगा? देखिए, हमने ये सोचा है कि कुछ लोग शहरों में रह करके गाँव के दर्शन भी नहीं कर पाते। शिक्षक है, पूरा जीवन ही निकाल देते हैं, इसलिए उनको पूरे जीवन में उनका विकल्प है वो पहले कब ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में, यानी ग्रामीण भारत के बारे में भी उनका अध्ययन होना चाहिए और वहाँ के समाज को बदलने का हमारा संकल्प होना चाहिए। इसलिए हमने योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की, दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में हमारे शिक्षक जाए, इसलिए समय के साथ उनका ऑटोमेटिक वो एक सिस्टम बना देंगे, बदलता जाएगा, आगे जाते जाएंगे। विकल्प उनके पास रहेगा कि वो पहले जब नियुक्ति होती, जब पहले 10 साल चुनेंगे या बाद के 10 साल चुनेंगे, 2 साल चुनेंगे, 5 साल चुनेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। जब उनको लगता है कि मुझे अब सुविधा होगी, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जा सकता हूँ, वहाँ पढ़ा सकता हूँ, उस सुविधा के अनुसार से हम नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमने एक बड़ा काम इस साल हमने 26,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑनलाइन किए हैं। कोई ऐसे शिक्षक जिनकी हमारे तक भी पहुँच नहीं थी, ऐसे शिक्षक जिनकी किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास, यहाँ तक कि विधायक तक भी पहुँच नहीं। ट्रांसफर में हमेशा होता है कि इस तरह के दबाव आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे शिक्षकों को भी जहाँ जाना चाहते थे, 25 साल से बहुत दूरस्थ क्षेत्र में पढ़े थे और उनको घर परिवार के पास खाली जगह था, स्कूल था, उसमें जगह खाली थी पद की, तो वहाँ पर वो होकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर एक तो जो करप्शन के आरोप लगते हैं, जो इसको उद्योग का दर्जा देने का लोग आरोप लगाते हैं, वो समाप्त हुआ है और लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है कि हाँ, हम अच्छे से भी कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षकों में भी अपना सम्मान बढ़ा है, ये भाव पैदा होगा, क्योंकि शिक्षक ही सारी शिक्षा नीति को और शिक्षा को चलाने वाला बड़ा समाज है। एक योजना ये भी है कि जो शिक्षक है उनकी गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। क्या शुरुआत कब से होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से शिक्षा पर सीधा असर होता है। अभी हमने सीएम राइज स्कूलों को केंद्र बनाया है कि सीएम राइज स्कूल के जो शिक्षक है वो केवल राष्ट्रीय कोई प्रश्न होंगे उसको छोड़ करके शेष समय पर अन्य गतिविधियों में नहीं लगाएंगे। हमने नीतिगत निर्णय कर लिया है और उसका पूरे प्रदेश भर में पालन शुरू हो गया है। अभी बाकी जो शिक्षक है उनके साथ थोड़ी, क्योंकि अभी हमारे दूसरे जो मेन पावर है, वो मेन पावर अभी, जैसे चुनाव की बात कहेंगे, वो मेन पावर अभी इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। आने वाले समय में हम वो भी करेंगे, शिक्षकों को उस काम से मुक्त करेंगे और शिक्षक का काम एक प्रकार के एकेडमिक काम होगा और लोगों के जीवन में बदलाव कैसे लाए उसके लिए ही समर्पित रहने का भाव के साथ में गर्व करने का भाव कि हाँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं समाज बदल सकता हूँ, मैं एक व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन ला सकता हूँ और मैं सोच करके शिक्षक बना हूँ। ये गर्व करने का भाव पैदा करने का काम भी सरकार, समाज और स्वयं शिक्षक मिलकर के आने वाले समय में करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम एक मानस लोगों का बनाने का काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग जारी हुई थी, उसमें शहरों के स्कूल गांव के स्कूलों के पीछे निकले थे रिपोर्ट में। क्या फर्क नजर आता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि शहर में पिछड़ते जा रहे हैं स्कूल? जो ग्रेडिंग सिस्टम हमने किया था वो हमारा ही एक आकलन था। हमारे आकलन में हमने किया था, कोई स्कूल एक समय 20 अंक ला रहा था, दूसरी बार वही स्कूल 17 पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें कई सारी हमको अपनी कमी, मतलब हमको कहाँ बदलाव करना है, कहाँ और आगे बढ़ना है। जो पहले आगे थे वो पीछे आए, तो उन्हीं स्कूलों के लिए भी सोचने का विषय बना कि भाई हमारी क्या कमी रही, हम इसको आगे बढ़ें। हम उस ग्रेडिंग सिस्टम को एक प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। उसको जो कमी रह गई हो, प्रयास किया लेकिन कमी रह गई है, तो उसको ठीक करके हम और आगे बढ़ सकेंगे, इसलिए हमने उसको शुरुआत की है। आने वाले समय में उसका और अच्छा रिजल्ट आएगा। आने वाले साल में हम एक एक स्कूल, एक एक क्लास का भी यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे और हम यहाँ से ही पूरे हर विद्यालय का डेटा यहाँ रहेगा, उसका आकलन पूरे प्रदेश स्तर पर भी हम जारी करने वाले हैं, उस पर हम काम करते हैं। एक आंकड़ा है, वो सरकार का ही है, कि 52% बच्चे जो है अक्षर ज्ञान नहीं कर पाते, 33% बच्चे जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं, ऐसी कई चीज़ें। लेकिन आपने बताया कि सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर इनका असर कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए क्या है,
सरकारी स्कूलों के बारे में जो था, हमारे साथ एक माइनस पॉइंट ये था अभी तक कि 3 साल का बच्चा, हम कहते थे आंगनवाड़ी में जाओ, प्राइवेट स्कूल कहते थे हमारे स्कूलों में आओ, प्ले स्कूल चलाते थे, सुविधा देते थे। बच्चे कहाँ जाते थे? जिनके पास पैसा है वो सब बच्चे प्ले स्कूल में चले जाते थे, उनके बच्चे। हमारे पास आंगनवाड़ी के जो सबसे गरीब तबका वाले बच्चे रहते थे, आंगनवाड़ी में आते थे। 5 साल के बाद 6 साल की उम्र प्रारंभ होती थी, तब उसको हम पहली में एडमिशन देते थे। तो हमारे पास जो सीखने के कुछ टाइम है, उस सीखने का कुछ टाइम तो दूसरे स्कूलों में यानी आंगनवाड़ियों में चला जाता था, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है 3 साल का, उसमें हमारे बच्चे खेल खेल में सीखने का काम करेंगे। यानी हम 3 साल के बच्चे को अब स्कूल में शिक्षा देने का काम कराने वाले हैं, और वो सबसे पहले हम CM राइज स्कूलों में प्रारंभ करेंगे। उसको हमने जो फर्स्ट में आएंगे उनको अरुण कहा है, फिर सेकंड वाले को उदय कहा है, और 3 साल में जो तीसरे में रहेगा उसको प्रभात कहा है। अरुण, उदय और प्रभात, ये 3 रहेंगे। फिर 1 और 2, ऐसे जो 5+ का जो फार्मूला है, 5 + 3 + 3 + 4, तो इस फार्मूले में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये है कि 3 साल के बच्चे को कितना सीख लेना चाहिए। और इसलिए जब 3 साल के बच्चे का टारगेट करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, आज सब विचार करने लगे कि बच्चे को कितना सीख लेना चाहिए, अपनी मातृभाषा में कितने सीख लेना चाहिए, गणित में कितना सीख लेना चाहिए, अन्य बातें कितनी सीखनी चाहिए। क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि सीखने की जो उम्र है 8 साल तक की है, तो 8 साल तक बच्चे में काफ़ी कुछ सीखने की संभावना है, और वो 8 साल तक का समय हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों को नई पद्धति के अनुसार, यानी भारत की परंपरागत पद्धति को साथ में लेते हुए हमको सीखने पर जोर देना, और बच्चों को रटन विद्या जो थी उस रटन विद्या से मुक्त करना, ये बड़ा काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होने वाला है। और जो आप कह रहे हैं वो बच्चों के साथ में आंकड़ों का खेल है, वो सब धीरे धीरे करके सुधार होगा, बच्चों को सीखने की क्षमता स्वतः ही बढ़ेगी। ये है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी, जो दावा ही नहीं वादा भी कर रहे हैं कि आंकड़े भले ही कुछ भी हो, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है, जो प्रयोग कर रही है और जो इनोवेशन कर रही है, उसके दम पर जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार के जो नतीजे हैं वो जल्द ही देखने को मिलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपको। नमस्कार।